अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अपने घरों में अल्लाह का शुक्र से सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी डिटेल दे दूं मैं अपने लेक्चर की कि आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले दो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 के, जो कि हैं 12.12 और 12.13। इन लेक्चर्स को आई थिंक हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो इस वजह से सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे दोबारा अपने न्यूमेरिकल्स पे भी हम थोड़ा थॉरली डिस्कस करेंगे, इन डिटेल जाएंगे। सो आप लोग अपनी बुक्स और पेंसिल को अपने सामने रखिएगा और जैसे जैसे मैं कहूँ आप वैसे लेक्चर फॉलो करते हुए जाएंगे। Okay, now let's start our lecture. The lecture we will discuss about chapter number 12, that is wave and motion, and the topic number is 12.12, which is the page number 244. Okay, now let's start. Velocity of sound. It is a matter of common experience that the flash or lightness seen earlier than hearing the thunder of cloud. अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या डिस्कस किया है? पहली लाइन में जो मैंने अभी रीड करी है उसमें इन्होंने साउंड को डिफाइन किया है। ठीक है, एक कोई फ्लैश ऑफ लाइटनिंग यानी कि हल्का सा स्पार्क भी अगर हमारे कानों को कोई सुनाई देता है तो वो एज अ साउंड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी वही हमारे पास पुरानी जो हमारे पास दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफाइन की थी कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हर वो डिस्टेंस जिसको हम पर यूनिट टाइम में डिस्कस करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसकी वेलोसिटी। सेम एज इट इज़ हम इसको कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? इन वेलोसिटी ऑफ साउंड में। ठीक है, हमारा जो साउंड का डिस्टेंस है वो सेम एज इट इज़ हम उसी तरह मेजर करते हैं जिस तरह हम अपने चैप्टर नंबर 2 में जिस तरह हमने डिस्कस किया था मैकेनिक्स में, जिस तरह उसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग होता है क्योंकि ऐसा हम चलने फिरने को डिस्टेंस ही कंसिडर नहीं करते, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ साउंड मूव करना, या अगर मैं हम दो बॉडीज़ के दरमियान अगर हमारे पास डिस्कशन हो रहा है तो मेरी जो साउंड है वो दूसरी बॉडी के लिए जितनी देर में जा रही है उसका डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जितना टाइम ऑफ इंटरवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ साउंड पहुंचने में लगता है उसको क्या कहा जाता है? उसका डिस्टेंस। ठीक है, सेम वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी थी। क्या चीज़ है कि वेलोसिटी क्या है हमारे पास? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक फासला जो कितने रफ्तार में कितने टाइम में कवर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसकी वेलोसिटी। सेम आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है कि क्या कहते हैं वो अपने पैराग्राफ नंबर 2 में। आइए, जो मैंने आपसे अभी वर्बली बात की है वो सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है। देखिए क्या कह रहे हैं वो। सिलेक्ट 2 स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। आपने 2 स्टेशंस लिए। अच्छा, साउंड की बात की जा रही है तो यकीनन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक साउंड पहुंचने का फासला। ठीक है, तो इसमें भी क्या कंसिडर किया? 2 स्टेशंस, यानी कि 2 स्टेशंस वो जगह है जहाँ पे एक स्टेशन पे एक बंदा खड़ा हुआ और दूसरे स्टेशन पे दूसरी बॉडी को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान का फासला क्या कहा जा रहा है? 8 to 10 किलोमीटर के फासले पर है। सच दैट देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन दैम विच कैन हाइंडर द व्यू। अच्छा, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है या कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों के दरमियान हाइल हो रही हो। मतलब दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल रास्ता क्लियर है कि आपके एक साउंड अगर यहाँ से पास की जा रही है तो दूसरा वहाँ से आराम से सुना जाए। यानी कि बीच में आवाज़ टकराने का कोई मीडियम नहीं है कि आवाज़ टकरा के किसी और तरफ मूव कर जाए, जैसे कि आपको फिगर में आपको डिफाइन किया जा रहा है। एक यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है, सोर्स लगी हुई है साउंड की, और दूसरी तरफ दूसरी सोर्स है। ये अगर आप
स्टेशन ए कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपका स्टेशन बी कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का फासला s किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो इसको कंसिडर किया गया फासला वो क्या कंसिडर किया गया है, s किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच दे रखी है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया गया और जब यहाँ पे पहुँचा तो उसका टाइम कंसिडर किया गया। बात आ रही है समझ में सबको कि बॉडी ए से जब मैंने साउंड प्रोड्यूस किया तो बॉडी बी तक के पहुँचने का टाइम मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सेम एज इट इज़ मैंने जब स्टेशन बी से साउंड प्रोड्यूस किया तो मैंने कहाँ सुना, स्टेशन ए पे, मैंने वहाँ तक का भी टाइम नोट डाउन कर लिया। दोनों का टाइम पीरियड सेम है क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने इसको दे रखी थी वही वेलोसिटी ऑफ साउंड इसको दे रखी थी, तो दोनों तरफ का जो टाइम पीरियड था वो कैसा हो जाएगा, सेम। अब जो इसके बाद आपसे डिस्कस किया जा रहा है क्या है ये देखिए, आप फायर अ गन एट स्टेशन ए एंड आस्क योर फ्रेंड एट स्टेशन बी टू स्टार्ट अ स्टॉप वॉच ऑन सीइंग द फ्लैश। अच्छा, उसने क्या कहा, जैसे ही मैं गन को यहाँ से फायर करूँगा तो आपने वहाँ से अपना नोट डाउन, जैसे ही आप फ्लैश देखें तो आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करें। फिर क्या होगा, द स्टॉप वॉच शुड बी स्टॉप्ड ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ अ गन। जैसे ही आपने उसको आवाज़ सुनी गन की तो आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया अपनी स्टॉप वॉच को। इन दिस वे टाइम टेकन बाय द साउंड, ये आपने क्या किया, वो टाइम नोट कर लिया जिसमें आपको वो आवाज़ सुनाई दी जहाँ से स्टेशन पे से आपने एक चीज़ देखी थी, फ्लैश देखा कि यहाँ से मार्क किया गया है, लेकिन वो साउंड जब आप तक पहुँची तो आपने उसका टाइम नोट डाउन कर लिया। यानी कि वहाँ से जो आवाज़ सुनी गई, आप तक महसूस की गई, तो वो वाला टाइम नोट डाउन आपने स्टॉप वॉच की मदद से नोट डाउन कर लिया। इसी तरीके से सेम एज इट इज़ फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी इज़ मेजर्ड। आपने एक टाइम नोट डाउन कर लिया, कहाँ से कहाँ तक का, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की साउंड का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस एस बिटवीन द टू स्टेशन इज ऑलरेडी नोन। हमें डिस्टेंस क्या मालूम था कि यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एक चीज़ फासले से रखूँगी दूसरी चीज़ से तो मुझे उसका डिस्टेंस पता होगा। जैसे कि मैंने अपने पहले पैराग्राफ में आपको डिफाइन किया था 8 to 10 किलोमीटर, वो मुझे डिस्टेंस गिवन था। सो द वेलोसिटी वी ऑफ द साउंड कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम आसानी से अपनी वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। किस तरीके से, ये वाला फार्मूला सेम एज इट इज़, यही फार्मूला हम पीछे यूज़ करते हुए आए हैं अपने लेक्चर्स में, जो हमें पता है। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विच इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टाइम। डिस्टेंस बिटवीन टाइम इज कॉल्ड इज वेलोसिटी। तो सेम हेयर हमने यहाँ पे क्या निकाला, डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों का रेशियो करा और हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। अब जो डिफरेंशिएटर बिटवीन एवरेज टाइम, अच्छा अब आपके पास दोनों का टाइम आ गया, दो मुख्तलिफ स्टेशंस का आपके पास टाइम है, तो आपके पास क्या बना, T1 और T2, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था आपको, जब भी हम एवरेज निकालने की बात करते हैं किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान, तो हम उसमें क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का रूल है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इज एस। हमने क्या कहा, ए और बी हमारे क्या है, डिस्टेंस है, और टी हमारे पास टाइम, which is the station A is T1 and station B is T2. So the average is T is equals to T1 plus T2 divided by 2. So the velocity of a sound becomes V is equals to S over T. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सुन लीजिए कि ये हमारे पास दो साउंड दिए हुए क्यों हैं, क्योंकि अगर हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, इधर तो हमारे पास क्या, हमने सपोज किया था हमारे पास टाइम सेम है, इसलिए हमने टी पे बात करी थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम डिफरेंट हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी चीज़ बीच में आ सकती है, आपका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास जो क्लियर रास्ता हो तो साउंड आपका किसी भी चीज़ से टकराए बगैर आपके पास पहुँचे। ये तो हमने कंडीशन रखी थी अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए
लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता हर मौके पे कि आपकी साउंड किसी बगैर चीज़ के टकराए आपके पास आ जाए, ठीक है, उसमें तो कुछ ना कुछ एरर आएगा फिर। तो इस वजह से हमने क्या करा है, फिर एवरेज निकाला है अपने टाइम का, ताकि हम जब अपने न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करने के लिए आए तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू हो। इसलिए हमने क्या करा था, इसमें एवरेज टाइम बता दिया है कि अगर हमारे पास डिफरेंस ऑफ टाइम होगा तो हम उसमें एवरेज निकालेंगे और वो एवरेज पुट किया जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करने के लिए। लास्ट पैराग्राफ में देखिए आपके पास डिफरेंट वेलोसिटीज दे रखी हैं इन डिफरेंट कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी क्या होती है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेटेड है, ये पहले ही आपके पास कैलकुलेटेड करके इसको दे चुके हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। दूसरी आपके पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर वो क्या गिवन है आपके पास, 1450 मीन्स 1450 मीटर पर सेकेंड। एंड इन आयरन, आयरन में क्या होती है, इट इज़ 5130 मीटर पर सेकेंड। सेम एज इट इज़ मीटर पर सेकेंड क्या है इसकी यूनिट, और ये एक आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू है। कंडीशन क्या है आपके पास, साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर पर सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज आयरन विच इज़ 5130 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी वेलोसिटी किस तरीके से इंक्रीज करती है, जब हमारे पास टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट हो जाती है, ठीक है। आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास टेम्परेचर बहुत लो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है ये हमारा, तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी भी इंतहाई कम बताई गई है, मतलब मीन्स 330 ओनली। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में आपके पास फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से तकरीबन ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या है आपके पास वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर गई है, जो कि आ गई आपके पास 1450 मीटर पर सेकेंड पे। अब आयरन का जो टेम्परेचर है वो यकीनन उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन जो है वो टेम्परेचर गेनिंग मटीरियल है, वो जल्द ही अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका वैसे ही हीटिंग पर्पस जो है वो हाई होता है। तो इस वजह से अगर मैं इसके ज़रिए कोई साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 5130 मीटर पर सेकेंड। सो आखिर में क्या कंक्लूजन निकला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपके पास आए सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप क्या बयान करेंगे कि वेलोसिटी के इंक्रीज़ का क्या पर्पज़ है, क्या है, तो ये आपस में क्या बना रिलेशन इनका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक चीज़ आप बढ़ा रहे तो उसकी रिस्पेक्ट से दूसरी चीज़ भी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि दोनों में आपस में क्या रिलेशन बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसे, क्यों कि जब हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट से हमारी दूसरी चीज़ बढ़ रही है, मीन्स हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज़ कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आपके पास आए ये एक्सप्लेनेशन में, तो आपके पास जो एग्जाम्पल आएगी वो ये वाली है, और एग्जाम्पल आपके पास कहाँ से हो रही है शुरू, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड को कहाँ से डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ से। ये सारी करते हुए फिर आपके पास आता है यहाँ तक, ये आप यहाँ तक करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेटेड किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप इसको बताएंगे कि द मीन, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक आप इसको बताएंगे, द मीन ऑफ दी स्ट्रीम इंटरवल ऑफ टाइम इज कैलकुलेटेड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। जैसे मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया, यही वाली बात इसने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। तो आपके पास क्या बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक आप आएंगे, और ये पूरा फिर यहाँ तक आप इसको कैरी करेंगे, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ओके। यहाँ तक करने के बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 12.12 दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, इसका सवाल भी सुन लीजिए कि क्या होगा, डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड विद द प्रॉपर एक्सपेरिमेंट।
तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे किसके थ्रू, आप उसके एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपकी सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा करते हुए आप यहाँ तक आएंगे v = s/t, और इसके बाद वाले में आप ये देखेंगे, उसके बाद आप आएंगे द मीन ऑफ दीज इंटरवल ऑफ टाइम इज कैलकुलेटेड, और नीचे तक इसकी पूरी आप डिफाइन करेंगे कि आया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर में क्या होती है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन क्या होती है। उसके बाद आप बताएंगे इन दोनों का रिलेशन के वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। Now let's come to our the numericals. Now remaining numericals we have 12.3. We started the numerical from numerical number 12.3, which is a radio station broadcast an AM radio waves whose frequency is 1230, means 1230 into 10⁻³ hertz, and an FM radio wave whose frequency is 91.9 into 10⁻⁶ hertz. Hertz is the unit of frequency. Is that clear? Hertz is the unit of frequency which is denoted by Hz. H is capital and Z is small. Find the distance between adjacent in each wave. Adjacent crust in these waves, जिस क्या मालूम करना है आपको, distance between the adjacent crust in each waves means उन दोनों का फासला जो आपस में बराबर बराबर waves हैं। waves की हमारे पास क्या शक्ल होती है, कुछ इस तरीके की, ये वाली, ठीक है। ये वेव होती है ना, यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसको क्या कहा गया है, वेव लेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने लेक्चर में स्कूल में जब हम लोग थे तो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज लैम्डा एंड व्हाट इज एफ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज हर्ट्ज, व्हाट इज टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आप चीज़ें अपनी रिकॉल करिए और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, ठीक है। पहले सारी पीछे की चीज़ों को रिवाइज करके और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। नाउ अब आपको पता चल गया कि वेवलेंथ क्या है, तो फिर वेवलेंथ हमने इसमें मालूम करनी है दो चीज़ों की। आपको किसकी मालूम करने को कह रहा है, एक AM रेडियो की और एक FM रेडियो की, और जबकि उसने फाइंड कर दिया है आपको फ्रीक्वेंसीज उसने बता दी हैं। Now the data of 12.3 is speed of wave is equals to V is equals to 3 into 10⁻10 centimeter per second, and the frequency of V is equals to 3 into 10⁻10 meter per second, which is converted into मीटर पर सेकेंड। कैसे, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें पता है कि हमने किस में अपनी सॉल्व करनी है वैल्यूज़ को, मीटर पर सेकेंड में। तो हमने क्या करा, 3 into 10⁻10 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास क्या आया, इंटू 10⁻⁻2। जब ये वैल्यू आई है तो हमें पता है कि दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। सिंपल कैलकुलेशन है, अब तो करके आदत हो गई होगी, तो हम आगे चलते हैं। अब आपको सब पता है इसका, तो V is equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंटर कन्वर्जन करने के बाद उसके बाद हमारे पास क्या दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट, AM रेडियो इज F1, स्मॉल f1 is equals to 1230 into 10⁻³ hertz, and the frequency of FM radio is F2 is equals to 91.9 into 10⁻³ hertz. Clear? Now wavelength of a AM radio is λ1 is equals to question mark, and wavelength of FM radio which is equals to λ2 is equals to question mark. Now the solution of
लैम्डा 1 इज v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से 1/t, मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास जो इसके अंदर वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, हमें वेलोसिटी किस तरह मालूम की जाती है, v इज इक्वल टू s/t, हम यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम s को एज अ डिस्टेंस डिस्कस करते हैं और हमें पता है कि 1/t हमारे पास किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, f इज इक्वल टू 1/t एंड s इज इक्वल टू हमारे पास किसके दरमियान ले रखा हमने, लैम्डा के। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/t की जगह पे हमने क्या रखा, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या हो गया, v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1 और दूसरी लिहाज से क्या हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दूसरी वेवलेंथ की हमारे पास f2 लैम्डा 2। f किस तरीके से आया, 1/t, यहाँ से 1/t अलग किया, s को अलग किया। s हमारे पास रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लैम्डा में, और f हमारे पास किसके बराबर है, 1/t के। तो 1/t हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी भी है और हमारे पास वेलोसिटी भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, अपनी वेवलेंथ। सेम एज इट इज हमने यहीं पर यही किया कि जो हमें मालूम करना था उसको हमने एक तरफ रखा, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके गए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू v/f1 विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1230 × 10⁻³ वेरिएबल्स को हमने एक तरफ रखा, अपनी वैल्यूज़ को, बाकी जो पावर्स की टर्म थी हमने उसको एक तरफ कर दिया। 10⁻³ पॉजिटिव था, जब हम 10⁻³ को ऊपर लेकर आए तो -3 हो गया। हमें पता है कि हमारी बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास 8 इंटू, जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास माइनस होकर वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल टू 0.00243 × 10⁵। अब जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को पीछे की तरफ लेकर आऊँगी तो मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिवली आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, 243.9 मीटर। अच्छा, जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ लेकर आ रही हूँ पीछे तो -5 आएगा, -5 और +5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पीछे लेकर आऊँगी मेरे पास किस में वैल्यूज़ आएगी, माइनस में। माइनस करने के बाद दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर्स। इस नतीजे में मेरे पास पावर्स में नहीं आएगी वैल्यू। तो हमारे पास आखिर में वैल्यू क्या आ रही है, 243.9 मीटर, जिसको मैं अगर सेंटीमीटर में चेंज करूँगी तो इंटू 100 करना पड़ेगा मुझे मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी अपनी वैल्यू को 100 से तो मेरा पॉइंट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। उसके नतीजे में मेरे पास 0 आ जाएगा, जिसके बाद मेरी वैल्यूज़ हो जाएगी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 24,390 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज़ मैं अपना यही काम किस पे करूँगी, लैम्डा 2 के लिए, क्योंकि मुझे AM की भी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेवलेंथ AM की भी चाहिए और FM की भी चाहिए। यहाँ पे मैंने AM को कंसिडर किया था, AM वाली फ्रीक्वेंसी को। अब मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे जो मेरे पास ये वाला हिस्सा पोर्शन है ये मेरा FM रेडियो के लिए, जिसमें क्या वैल्यू दे रखी है मेरे पास, वेलोसिटी तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज है। हमें पता है कि जब हम FM में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, उसकी वजह से हमारे पास स्टेशंस चेंज होते जाते हैं। हम क्या चीज़ चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या चेंज होती है, स्टेशन चेंज हो जाते हैं। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरा फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारे पास वेवलेंथ किसके बराबर है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू v/f2। हमने वैल्यूज पुट करी, v की वैल्यू सेम 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय f2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 91.9 × 10⁶। वही सेम किया मैंने, नंबर्स को एक तरफ किया, पावर्स को एक तरफ कर दिया। नीचे से ऊपर लेकर आई तो मेरे पास पावर्स माइनस में हो गई। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करी तो मेरे पास नीचे वैल्यू का आई है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0.03264 × 10⁻²। सेम एज इट इज़ मैंने अपने पॉइंट्स को पीछे लेकर आई तो मेरे पास ये प्लस का 2 जो है पावर वो कैंसिल आउट हो जाती है मेरी माइनस के 2 से, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। इस वजह से मेरे पास कोई पावर नीचे नहीं बची है, जिसमें वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3.246 मीटर। अब इसी तरीके से जब मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मैंने इसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लायर किया
लैम्डा 2 मेरे पास किस में चेंज हो गया, 326.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन दोनों के लिए आ गया। ये वाला जो सोल्यूशन है मेरा फॉर AM है और ये वाला मेरे पास सोल्यूशन क्या है, FM के लिए। ठीक है, इट्स दैट क्लियर। थोड़ा लेंदी है ये, लेकिन अगर आपको सिर्फ AM निकालने को कहा जाएगा, AM की वेवलेंथ निकालने को कहा जाएगा तो आप लैम्डा 1 निकालेंगे। अगर आप FM की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको वेवलेंथ निकालने को कहा जा रहा है तो आप लैम्डा 2 निकालेंगे। ठीक है, नाउ आगे जब हम मूव ऑन करेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 12.4 पे, मेरा क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 12.4 इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। आपको सिंपल इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपने टाइम पीरियड मालूम करना है किस चीज़ का, सिंपल पेंडुलम का, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 144 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था, पहले ही समझ लिया था सब कुछ कि लेंथ के हिसाब से क्या बात की जा रही है आपसे, लेंथ एज अ थ्रेड की वो दी जा रही है जिसमें आपने पेंडुलम को टाई कर रखा है। ठीक है, ये वो लेंथ है धागे की जिसमें आपने पेंडुलम को, अपने बॉब को टाई कर रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है 144 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। नाउ सी द डेटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल विच इज द 12.4। द डेटा इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच इज इक्वल्स टू स्मॉल l इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को वही सेम एज इट इज़ मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, डिवाइड किया है 100 से। 100 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.44 मीटर। ना अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या मालूम करने का कहा गया था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कैपिटल T इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ फॉर्मूला फॉर दैट इज T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। मैंने 2 की वैल्यू एज इट इज रखी। द सोल्यूशन ऑफ 12.4 इज T इज इक्वल्स टू 2 इंटू pi value is 3.142 as we know that, and under root 1.44 which is the value of L divided by 9.8 which is the value of small g. After the calculation of L over G we get 0.3833 which is multiplied by 3.142 into 2. So we get the value of time period is 2.40 second. Second is the unit of the time and T is the symbol of the time period. So the answer is T is equals to 2.40 second. Now numerical number 12.5 which is a body of mass 0.3 kg is attached to a horizontal spring if the value of a spring constant is 5 Newton per meter. Find the time period of the body if it is given a small displacement. आपने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है कब का, जब उसको डिस्प्लेस किया गया है या छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट उसको दिया गया है उस वक्त का उसको टाइम पीरियड डिस्कस करना है। आपको चीज़ें क्या क्या गिवन है, आपको मास गिवन है और आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास गिवन है, उसमें क्या दिया गया है 5 न्यूटन पर मीटर। आपने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड, और दूसरा जो उसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, नाउ द सोल्यूशन ऑफ 12.5 इज फर्स्ट वन वी डिस्कस आवर डेटा। मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू स्मॉल m इज इक्वल्स टू 0.3 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन पर मीटर। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों ने जब डिस्कस किया था लेक्चर में तो मैंने ये क्लियरली कहा था कि जब हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं या हम लोग जब स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल K। ठीक है, ये हमारे पास एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है जिसको हम K से डिफाइन करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 5 न्यूटन पर मीटर। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, T इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें बताना है उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम लोग। T
T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अच्छा, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास 12.4 में L ओवर G दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था? क्योंकि उसने किस बात पे डिस्कस कर रहा था? वो हमसे लेंथ के लिए डिस्कस कर रहा था। तो लेंथ की जब बात आती है तो उसकी जो डिस्कस किया जाता है उसको किसके रेशो से डिस्कस किया जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू g। मतलब किस रेशो में बात की जाती है फिर? L डिवाइडेड बाय g के। लेकिन जब उसने हमें मास गिवन दे रखा है किसी भी बॉडी का, जब स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है हमारा मास, तो क्या चीज़ आती है हमारे पास? m ओवर k। मास के साथ हमारे पास क्या आएगा? वो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसके अंदर हमारा मास टाई हुआ हुआ है या उसके साथ बंधा हुआ है। बात क्लियर आ रही है? आप इमेजिन करें अपने दिमाग में कि आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके अंदर आपने मास लटका रखा है। ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन हम जब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो लेंथ की बात आती है, और लेंथ हमारे पास जब हम किसी चीज़ को लटकाते हैं तो उसके ऊपर क्या चीज़ एक्सर्ट हो रही होती है? हमारे पास ग्रेविटी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लेंथ के साथ किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? स्मॉल g को। और मास के साथ हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट को। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज t is equals to 2 into 3.142 which is the value of pi under root 0.3 which is the mass of a body and divided by 5 which is spring constant is equals to k. So after the division of 0.3 divided by 5 we get 0.006 अंडर रूट। जब मैं अंडर रूट से वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? 0.2449 इंटू 3.142 इंटू 2। जब मैंने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया? t इज इक्वल टू 1.53 सेकेंड। इट्स दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आई वाइंड अप माई लेक्चर एट 12.5. Inshallah, we will continue our next lecture from 12.6. So till then, Allah Hafiz.